बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, मैं पहले आता हूं कि ये जो अलग अलग गुट वहां लड़ते हैं, अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर नियंत्रण बिठाए हुए है और हिंदुस्तान से लगने वाले इलाके के आसपास के हिस्सों पर भी उसका अपना कंट्रोल है। अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है और हिंदुस्तान के साथ क्या वो बेहतर संबंधों में है? जय हिंद राणा साहब। राणा साहब, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर की जो डिवीज़न है 57 डिवीज़न, रेड सिल डिवीज़न, मैं उसका जीओसी रहा हूँ। अच्छा तो इस इलाके में चाहे जो म्यांमार की हुंटा है, जिसको हुंटा कहते हैं, इसके अलावा जो अराकान आर्मी, उनके साथ जिस मैं योगदान दे रहा था, तो काफ़ी चीज़ें उनके साथ मिलके करने का मौका मिला है। तो ज़मीनी हालात के ऊपर में जो चीज़ें हैं उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम इसको जल्दी से जल्दी समझना चाहते हैं तो 1991 में हमने एक कहा था, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो 2014 में आया है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी साहब आए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है। साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो ये उसकी चीज़ें हैं। जो आप एक चीज़ बात कर रहे हैं उसको भी जल्दी ख़त्म कर दूं। कालादान प्रोजेक्ट जो है वो कहीं 2008 के समय ये इसकी एक परिकल्पना हुई कि कालादान प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें स्ट्रैटेजिकली 2 रूट की ज़रूरत थी। आपको पता है, चिकन लेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो हम एक रूट में जो मल्टी मोड तरीके से, जिसमें सी भी है और कालादान रिवर भी है, और उसके बाद जो सितवे से जाती है और सीधा हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जो आप अराकान आर्मी की बात करते हैं, वो 2009 की है। आज उसकी संख्या 40,000 के आसपास में स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी इथनिक ग्रुप की जो मिलिटरली है वो अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी के साथ में हमारा अपना ऐसा नहीं, क्योंकि उसको 2020 में ही जो हुंटा है उसने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है, और 2024 में फिर से रिटरेट किया है। तो ये बैकड्रॉप है। अब आपका सवाल था कि इंडिया जब, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और क्योंकि ये वॉलेटाइल है और वहाँ पर एक मिलिट्री हुंटा आ गई है, जो कि सर, मेरा सवाल ये है कि अगर एक गुट, फर्ज कर लीजिए कि म्यांमार की सरकार कहती है कि टेररिस्ट ग्रुप है, म्यांमार की फौज को उसने घुटनों के बल ला दिया है, तो फिर बांग्लादेश की आर्मी के सामने उसकी ताकत क्या कम मानेंगे आप? एकदम कम मत आनिए। ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत कमिटेड है। जो अराकान आर्मी है, जिसको आपने रखाइन स्टेट कहा, ये पूरे के पूरे बुद्धिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर में ऐसा एक नेशनलिज्म है, एक दैविक शक्ति उनके पास में है। तो ये आर्मी को कम आंकना गलत होगा। जो बांग्लादेश क्या करना चाहता है, खास करके जो चिटगांव का इलाका है, उससे ये लगता हुआ 270 किलोमीटर जैसे आपने बताया है, वहाँ पर रोहिंग्या, इसी जो रखाइन स्टेट में जो मुस्लिम थे उसको रोहिंग्या कहते हैं, जो कि भारत के अंदर में भी तहलका मचा रखी है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और सब जगह सेटलमेंट जो आप देखते हैं ना, सुनते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, वो सारे के सांगे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। और ये एक बहुत, और उनके तकरीबन 16 फैक्शंस हैं जो कि उन कैंपों से, बांग्लादेश के अंदर में जो इनकी रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और उनकी उम्र, औसत उम्र तो बहुत कम है। इवन 8 साल, 9 साल, 11 साल के बच्चे जो हैं। और रोहिंग्या को यदि आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड को यदि आप जिहादी फोर्सेस का एक हिस्सा कहेंगे तो एक बहुत बड़ा जिहादी फोर्सेस है। जी जनरल शिवाज, मैं चाहता हूं कि जनरल सिन्हा की बात को अगर आगे बढ़ा पाएं। ये है जो सिन्हा साहब ने बोला, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। अब देखते हैं कि अराकान आर्मी भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जी। पहली बात तो सच्चाई है कि जो अराकान आर्मी है वो बुद्धिस्ट है, और ये जितने भी रोहिंग्यास हैं जो कि अब पलायन करके आए हैं स्पेशली म्यांमार से, वो बांग्लादेश में है, 10 लाख के करीब हैं। ये कोक्स बाजार में है, और एक आइलैंड भी बनाया है बांग्लादेश ने वहाँ। अब ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, और इसमें आईएसआई ऑपरेट कर रही है। तो ये जो रोहिंग्या हैं, अगर आप देखें तो भारत की तरफ घुसने की बड़ी कोशिश करें, क्योंकि एक चीज माननी पड़ेगी शेख हसीना की, इसने इनको शरण तो दी रोहिंग्यास को, क्योंकि मुसलमान थे,
मगर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त लगा दी कि वो बांग्लादेश के अंदर घुस नहीं पाएंगे, और अभी भी नहीं घुस पा रहे, मगर वो भारत की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, किसी हद तक सक्सेस भी हुए। जिस प्रकार से इनके कैंप बने हैं जम्मू से लेके दिल्ली और बाकी जगह में, मुझे लगता है ये कॉज ऑफ कंसर्न है। प्रेजेंट गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, मगर अगर कोई रेडिकलाइजेशन के अंदर टोटल इन्वॉल्वमेंट है तो ये रोंगिया है, और ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मान के चलना चाहिए। अब बात आती है कि आपने बताया कि ये जो अराकान आर्मी है वो इलाका जीत रही है बांग्लादेश के पास का। वो इसलिए जीत रही है, हो क्या रहा था, ये जो बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्याज हैं और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं, जो कि एक प्रकार से अराकान के इलाके में रखाइन प्रोविंस में हैं, वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये सच्चाई है कि अब जो बेसिकली अराकान आर्मी है, उन्होंने इसको धकेला है पीछे, इनकी पोस्टें जीती हैं, और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अराकान आर्मी के साथ भारत के अच्छे रिलेशनशिप हैं, क्योंकि ये जो कालादान मल्टी मॉडल जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि सितवे से आता है, वो ज्यादातर रखाइन प्रोविंस से, और उसमें अराकान आर्मी का बोलबाला है, और अराकान आर्मी ज्यादा बुद्धिस्ट के झुकाव है, वो बुद्धिस्ट है। तो अगर हमने जो एक ऑल्टरनेट रूट बनाया है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा कि हम कलकत्ता से 22 शिप सितवे पोर्ट पे आएंगे म्यांमार में, उसके बाद कालादान नदी के माध्यम से चलेंगे। सर, मैं आपको एक मिनट रुकना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि जनरल शिवाज जो कह रहे हैं कि सितवे बंदरगाह क्या है, कालादान प्रोजेक्ट क्या है।